अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी ख़ान एंड यू आर वाचिंग अर्शी ख़ान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक कंप्लीट नावल रीड करने जा रहे हैं। रिवेंज बेस इंतहाई इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और कुछ हमारे लिसनर्स को ये शिकायत है कि नावल की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो आप लोग बता दिया करें। आज मैं कोशिश करूँगी कि स्लो स्पीड में नावल चलाऊँ। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का नावल। सफ़रे इश्क अज़ कलम माही। नाव लीड। रात के किसी पहर इसकी आंख खुली, सर दर्द से फट रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे सर पर किसी ने हथौड़े मारे हों। इसने बैठने की कोशिश की मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। धीमे धीमे वो उठी और बेड से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या है इसके साथ। इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में यूं अचानक एक तूफान का आ जाना किसी धचके से कमतर नहीं था। जो सब कुछ इसके साथ हुआ था इसने कभी गुमान भी नहीं किया था, मगर किस्मत का क्या पता कहाँ से कहाँ ले जाती है इंसान को। इसने अपना सर घुटनों पर टिका लिया। ज़ोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खुला और इसी तरह बंद भी हो गया। इसने सर उठाकर देखा तो वही शख्स जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था आंखों में तैश लिए इसके सामने खड़ा था। इसने आगे बढ़कर ज़ोर से इसका जबड़ा पकड़ लिया। पकड़ने में इतनी इस कदर शिद्दत थी कि आंखों से बेइख्तियार आंसू निकल गए। उठो फौरन। इसने नासमझी से इस जालिम की जानिब देखा। सुनाई नहीं देता तुम्हें, बहरी हो क्या? अब की बार चिल्लाया गया। वो फौरन से खड़ी हो गई। गिरफ्त अभी भी मजबूत थी, अब वो बिल्कुल इसके मुकाबिल खड़ी थी। मुझे दर्द हो रहा है, अल्फाज टूटे हुए अदा हुए। हाँ दर्द बीबी, अभी से ही तुम्हारा ये हाल है तो आगे क्या होगा? तंजिया कहा गया और एक झटके से इसका चेहरा छोड़ा। निकल जाओ कमरे से बाहर, बगैर इसकी तरफ देखे कहा गया। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? बाहर बहुत अंधेरा है। जब्त की इंतहा थी, आंखें नम थी, लेकिन इस जालिम को इस मासूम सी गुड़िया सी लड़की पर बिल्कुल तरस ना आया। आई डोंट केयर, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी शक्ल मत नज़र आए, बेरुखी से कहा गया। यही सब करना था तो निकाह क्यों किया? क्यों मेरी हंसती खेलती खुशबाज ज़िंदगी को जहन्नम बना डाला? अगर इसी आग में ही मैंने झुलसना था तो ऐसे ही जान ले लेते। ना लड़की, ना ऐसे कैसे मैं तुम्हें मरने दे सकता। वैसे तुम इस कदर बुज़दिल होगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। अभी से ही मौत की गुजारिश कर रही हो, जबकि अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने। अभी तो ये शुरुआत है, तुम्हें तो सारी ज़िंदगी ये सब बर्दाश्त करना है। तंज़िया मुस्कुराहट और तलख लहजे में कहा गया। आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा कसूर क्या है जिसकी मुझे सज़ा दे रहे हैं? वैसे तो मेरे तुम पर बहुत हिसाब बनते हैं, मगर मैं सिर्फ इस कदर अज़ियत देना चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत की भीख मांगो। लेकिन यकीन मानो तब भी तुम्हें नहीं बख्शूंगा, गुस्से से इस कलाई थामते हुए कहा गया। हाथ में पहनी कांच की चूड़ियाँ अपने निशानात छोड़ गई। जबकि सामने खड़े वजूद ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा, लेकिन इसके खून बहने से इससे रत्ती बराबर भी फ़र्क ना पड़ा। इसने इसे पकड़ा और तकरीबन घसीटने के से अंदाज में इसे कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे से आगे ही इसकी जान निकलती थी। वहीं दरवाजे के बाहर अपना दुपट्टा ज़ोर से थामे सर घुटनों पर टिकाकर बैठ गई और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। इसी दौरान जाने कब वो नींद की वादियों में खो गई। सुबह इसकी आंख खुली, मगर वो एकदम हैरान हुई। होती भी क्यों ना, वो ज़मीन पर होने के बजाय बेड पर थी। मैं तो बाहर थी, अंदर कैसे आई? आगे की सोच ही इसकी धड़कन बढ़ाने लगी। अभी वो सोच रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वही शख्स बाहर आया और फ़ौरन सीधी होकर बैठी। यूं तो सामने खड़ा शख्स बाल ब्रश कर रहा था, लेकिन तवज्जो बेड पर बैठी नफूस पर थी। इसका यूं फ़ौरन उठ कर बैठ जाना सामने खड़े शख्स से छुपा नहीं रहा था। वो बेड पर नज़रें झुकाए बैठी थी और अपने हाथों को मरोड़ रही थी। वो शख्स इसके करीब आया। इसके कलोन की खुशबू हर सू फैल चुकी थी। बेदर्दी से इसे थामा और खड़ा किया।
زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سبھی تم کمرے میں تمہیں جگہ دی ہیں، سمجھی تم؟ کمرے میں تمہیں جگہ دی ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ دل میں بھی جگہ بنا لو گی، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ آئل تیمور خان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں۔ غصے سے دھاڑتے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا گیا، آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گال میں جذب ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ وہ شخص بظاہر تو بہت حسین تھا، کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو سکتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا جسم، ہلکے بھورے بال جو کہ پیشانی پر بکھرے ہوتے تھے، ہلکی بھوری آنکھیں، گوری رنگت، چہرے پر بیئرڈ اور ہر وقت چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ لیکن اس قدر پتھر دل اور شفاف ہو سکتا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن اس کے پاس یہی واحد سہارا تھا تو سب کچھ برداشت کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی، باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا معائنہ کرنے لگی۔ لمبے سلکی بال، گوری رنگت، چہرے پر معصومیت، ہلکی بھوری آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکیں ان کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت تھی، بالکل اپنے نام طور کی طرح، مگر خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو قسمت کی ہوتی ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنی کلائیوں پر پڑی جو کہ زخمی تھی۔ اس نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا، گوری کلائیوں پر زخم کے نشان واضح تھے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو بھوک کا احساس بھی ستانے لگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں وہ گھر کو نہیں دیکھ پائی تھی تو اب کافی حیرانگی سے گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ گھر دو کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ اوپر جبکہ ایک نیچے کی جانب تھا۔ سیڑھیاں لاؤنج سے اوپر کی جانب تھی۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، اس میں موجود فرنیچر سے ہی اعلیٰ ذوق اور نفاست کا معلوم ہوتا تھا۔ ہر جگہ کو بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر گیراج تھا اور ساتھ کافی بڑا لان تھا۔ پھول اور پودے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن بھی بہت خوبصورت تھا، اندر ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی موجود تھی، بھوک کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹس کھولی اور اشیاء کھنگالنے لگی، مگر پھر بے سود۔ بالآخر اس نے فریج کھولی لیکن خالی فریج سے منہ چڑھا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور اس شخص کو کوسنے لگی۔ وہ اب اسے ہی کوس رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے، اس نے وہ بیڈ پر پھینکے۔ ان میں کپڑے ہیں، تمہارے لیے چینج کر لو اور نیچے آ کر کھانا نکالو، اس نے حکمی انداز میں کہا اور باہر چلا گیا۔ طور کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، وہ ابھی تک نکاح والے لباس میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اٹھی اور فوراً کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی۔ آہل لاؤنج میں بیٹھا صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر شاپر پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور کھانا نکالنے لگی۔ کھانا نکالنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، نظریں جھکائے ہاتھوں کو مروڑ کر کہا گیا، جبکہ بات کرتے وقت ہونٹ لرز رہے تھے۔ آہل نے آنکھیں کھولی اور اس کی جانب دیکھا، وہ اس کے لائے ہوئے لباس میں موجود تھی۔ اچھا، وہ یہ کہہ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں کافی لے آؤ، وہ حکم دیتا بغیر اس کی بات سنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے برتن سمیٹے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے آہل کنگ سائز بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طور دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اور الفاظ جمع کرنے لگی کہ کیسے مخاطب کرے۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار آہل نے اسے نرم لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ وہ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ طور اس کی حرکت پر کانپ اٹھی۔ کیا وہ؟ آہل قریب ہوا۔ آج وہ طور کو حیران کرنے پر تلا تھا۔ کافی کا سامان نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا اور پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور باہر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو اس عمل پر حیران چھوڑ گیا۔ آہل گھر کی تمام ضروریات کا سامان ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔
تور کافی بنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی، کمرے میں موجود ٹیبل پر کافی رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور کچھ لمحے پہلے والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، جیسے اب بھی اس کے ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی ہو۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں بیٹھی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب آہل آیا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائی تو وہ ظالم سامنے کھڑا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، طنز کیا گیا۔ تور ایک دم شرمندہ ہوئی۔ وہ وہاں سے گزرنے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے چوڑے سے سینے سے ٹکراتی، فوراً سنبھلی۔ کوئی غلط بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا سب بس ایک مجبوری تھا، سمجھی تم؟ گرفت مضبوط ہوئی۔ تور نے آنکھیں میچ لی، اس کی ایک سسکی نکلی۔ آہل نے اسے دیکھا اور پھر اس کی کلائی کو، جہاں پر چوڑیاں ٹوٹنے کے نشان تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ باہر آیا، لیکن اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ تور ابھی بھی ویسے ہی وہاں کھڑی تھی۔ آہل نے اسے شانوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آرام سے اس کی کلائی تھامی اور آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ یہ سب اس نے بہت نرمی سے کیا تھا، جیسے کوئی نازک چیز ہو۔ تور اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خود ہی زخم دیتا ہے اور پھر خود ہی ان کی مرہم کرتا، تور نے سوچا۔ آہل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا۔ تمام کارروائی کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا، ہاتھ دھوئے، کافی کا مگ تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ تور اس جگہ کو تکتی رہی جہاں پر وہ چند لمحے پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ آہل اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ تور کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس ایک دم جیسے پھولنے لگا۔ وہ وہیں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز آنے لگی۔ تور نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنے دوپٹے کو زور سے تھام لیا اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ اس کے پڑھنے میں مزید شدت آئی تھی۔ اس کے پڑھنے کا شغل ابھی جاری تھا کہ آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ اس کی نظر ایک کونے پر بیٹھی تور پر پڑی۔ اس کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہنسی آئی۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ تور کی چیخ پورے کچن میں گونجی۔ اف اللہ، میں ہوں، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ آہل نے اپنے کان بند کرتے ہوئے کہا۔ تور نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اسی ظالم کو کھڑا پایا۔ ایک تو اتنی لیٹ آتے ہیں، اوپر سے اچھے بھلے انسان کی جان نکال دیتے ہیں، اوپر سے اندھیرا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا، میں مر آ جاتی۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتی، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میرے سوا کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تو پھر یہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ اور لگتا ہے تمہیں مرنے کا بہت ہی شوق، مگر افسوس یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ آہل نے اس کی بات کاٹی اور تلخی سے کہا۔ اوف! اس قدر نفرت تھی لہجے میں۔ تور کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے اس کے لبوں سے انگلی ہٹائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ تور وہیں ساکت کھڑی رہی۔ آہل نے باہر جا کر دیکھا یو پی ایس بند ہو گیا تھا۔ اس نے آن کیا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تور ابھی بھی ویسی ہی کھڑی تھی۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ تور واپس اپنے حواس میں آئی اور برتن دھونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آہل بھی رفع حلیے میں کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ برتن لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آہل بھی رفع حلیے میں کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ آج کافی عرصے بعد آہل نے اچھے سے گھر کا کھانا کھایا تھا۔ ویسے بوا ہوتی تھی، وہ بناتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ نہ تھا۔ آہل نے دل میں ہی اس کے کھانے کی تعریف کی۔ کھانا کھانے کے بعد تور برتن سمیٹنے لگی جب آہل وہیں کرسی پر بیٹھا رہا۔ تور کو حوصلہ ملا کہ وہ ساتھ ہے، ورنہ ڈر کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پانا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سب کچھ سمیٹا۔ آہل اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر انجان بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تور کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو کسی احساس کے تحت وہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کا خیال کر رہا ہے۔ کام ہو گیا ہے؟ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ تور کی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔
मैं सुबह से बुआ को बुला लूँगा, आहिल ने कहा। तूर खामोश रही। वो आकर सब काम कर जाया करेंगी और जब तक मैं नहीं आऊँगा वो तुम्हारे साथ ही रहेंगी, इसने वजाहत दी। जी अच्छा, तूर बस यही कह पाई। मैं अब थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर नहीं उठने वाला और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद ख़राब करे। इसका इशारा किस जानब था तूर बखूबी समझ गई थी, इसलिए बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद ली। सुबह इसकी आंख खुली, कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 10 बजा रही थी, मतलब आहिल ऑफिस जा चुका था। इसने बेख्तियार अपना सर थामा। ओह, इतनी देर हो गई। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, बाल बांधे और नीचे की जानिब चल दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन कुछ याद आने पर दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक खातून खड़ी थी। जी आप कौन? बेटा, आहिल ने बुलाया था, मैं इसकी बुआ हूँ, इन्होंने शफ़क़त से कहा। तूर साड़ी पार हुई और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया है? इन्होंने सवाल किया। नहीं, असल में आज देर से उठी थी तो बस। चलो आप बता दो कि क्या लोगी, मैं बना देती हूँ, इन्होंने शफ़क़त से कहा। तूर की आंखों में नमी आई, मगर इसने फ़ौरन छुपा ली। तूर भी इनके पीछे किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ साथ साथ तूर के लिए नाश्ता बना रही थी और बातें भी कर रही थी, और तूर बस इनके सवालात के जवाब दे रही थी। बेटा, आपके मामा बाबा कहाँ होते हैं? इन्होंने सवाल किया। मैं जब छोटी थी तब इनकी डेथ हो गई थी, इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था, इन्होंने फौरी माफ़ी मांगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तूर बमुश्किल मुस्कुराई। बेटा, आप शादी से पहले क्या करती थी? इन्होंने मौजू बदला। पढ़ती थी, मुख्तसर सा जवाब आया। तो यूं अचानक शादी? बस यही सवाल था जिससे वो दूर भागती थी। मैं ज़रा बाहर देख लूँ, वो ये कहकर बाहर निकल गई। यही वो लम्हा था जब इसकी ज़िंदगी बदली थी, मगर हकीकत थी इससे सिर्फ वो ही वाकिफ़ थी। ठंडी ठंडी हवा ने सुबह को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ भी कहीं फ़ज़ा में शामिल थी, जो इस वक्त को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। यूं ही सुबह की एक दीवानी लॉन में टहल रही थी और फूलों को छू रही थी और खुश हो रही थी। बेटा, अंदर आ जाओ, बीमार हो जाओगी। वो अभी फूलों को छू रही थी जब पीछे से आवाज़ आई। आनी यार, आपको पता है ना मुझे ये वक्त कितना पसंद है, इसने अपनी बाहें फैलाए घूम कर आसमां की तरफ देखते हुए कहा। बेटा, जानती हूँ, लेकिन बीमार पड़ जाओगी और जूनी का भी टाइम होने वाला है। शाबाश, अंदर आओ, इन्होंने शफकत से कहा। आनी प्लीज़ थोड़ी देर और, इसने जैसे इल्तिजा की। ठीक है, मैं भी फिर यहीं बैठ जाती हूँ, जब तुम थक जाओ तो मिलकर अंदर चलेंगे, इन्होंने जैसे फैसला सुनाया। क्या यार, आप हमेशा मुझे ऐसे ही ब्लैकमेल करते हैं, इसने रोती शक्ल बनाकर कहा। तो तुम मान लिया करो ना बात। मैं नहीं करूँगी, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि नासूर इससे भी पीछे जाना पड़ा। जाओ शाबाश, चेंज करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और किचन की जानिब बढ़ गई। वो अब भी अपने रूम में चली गई। तैयार होकर वो नीचे आई तो नाश्ता तैयार था। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, आनी से मिली और बाहर की जानिब बढ़ गई, जहाँ वैन इसका वेट कर रही थी। यूनी का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और पेपर्स नज़दीक थे। सब इसी की तैयारियों में मगन थे। तूर बहुत कम गो थी, यही वजह थी कि इसकी किसी से भी दोस्ती नहीं हुई थी और वो खुद भी सबसे दूर ही रहती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। लेक्चर्स अटेंड करके अब वो फारिग कैफ़े में बैठी थी। टाइम काफ़ी हो चुका था, लेकिन वैन का कोई पता नहीं था। घर पर आनी अकेली थी, इससे इनकी फ़िक्र भी सताने लगी। वो बाहर निकल गई और पैदल ही चलने लगी। मौसम काफ़ी खुशगवार था। वो अभी रास्ते में ही थी कि इसे लगा कोई इसकी पैरवी कर रहा है। इसके चलने में तेज़ी आई, लेकिन बेसूद। एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी। इसमें दो लड़के बैठे थे, ना चाहते भी इसे रुकना पड़ा। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला, शक्ल से ही बदमाश टाइप लगता था। इसके सामने आकर खड़ा हो गया। तूर ने नागवारी से इसकी जानिब देखा। तूर इस वक्त सर पर हिजाब की ये लंबी सी काली चादर से ढकी हुई थी। इस शख्स ने इसकी कलाई थामनी चाहिए तो तूर फौरन इससे पीछे हुई। गाड़ी में बैठा वो शख्स सब कुछ देख रहा था, न जाने किस एहसास के तहत बाहर निकला और अपने साथी को कुछ कहा। पहले लड़के की निस्बत दूसरे लड़के के चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि पहले वाला लड़का फौरन आकर गाड़ी में बैठ गया। तूर ने नागवारी से दूसरे लड़के की तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली। तूर आगे की जानिब बढ़ गई, लेकिन वो लड़का अभी भी इसकी राह तकता रहा। होश की दुनिया में वापस तब आया जब पहले लड़के ने हारन बजाया। वो गुस्से से गाड़ी की जानिब बढ़ा। ये क्या बदतमीजी थी? वो तकरीबन गुस्से से दौड़ा। क्या हुआ? रिलैक्स ब्रो,
क्या मतलब रिलैक्स? तुमने कहा था कि तुम इसको जानते हो, लेकिन इसकी नागवारी से वाज़ेह हो रहा था कि वो तुमको जानती तक नहीं है। इसने गुस्से से कहा। यार तू बाहर से आया है लगता है, तो नहीं तू नहीं है। यार तू बाहर से आया लगता तो नहीं है, अभी भी वही पुरानी सोच है तेरी, तू अब तक नहीं बदला, इसने हंसते हुए कहा, जबकि आहिल का दिल कर रहा था अभी और इस वक्त इसके दांत निकाल दे। आहिल ने अपने बचपन बाहर गुजारा था, फिर अपने पेरेंट्स के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो अपनी हदूद से वाकिफ था और इसने कभी भी इस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। इसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अभी आहिल का कॉलेज कंप्लीट हुआ था जब इसके वालिदैन कार हादसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तब से इसके चेहरे पर संजीदगी ही रहती और इसने छोटी उम्र में ही सारा बिजनेस संभाला हुआ था। तो बाहर जाने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान अपने अकायद व कवानीन भी ही भूल जाए। आहिल ने तलखिया लहजे में कहा। अच्छा बरोज सॉरी, चल अब आलिया वेट कर रही होगी, इसने कमीनगी से कहा, जबकि आहिल अफसोस से इसकी जानिब देखता रहा। आहिल की कुछ अर्सा पहले ही अफान से दोस्ती हुई थी। आहिल लड़कियों से दूर भागता था जबकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आहिल ने एक क्लब के बाहर गाड़ी रोकी। जाओ यार, यारा तुम नहीं आओगे अंदर? अफान ने सवाल किया। तुम जानते हो इस सब को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हाँ यार जानता हूँ, तू बस एक बार चल तो सही, बहुत मज़ा आएगा, अफान ने जोर दिया। समझ नहीं आती एक बार तुम्हें? अब की बार आहिल धाड़ा। ओके ब्रो, जा रहा हूँ, टेक केयर, अफान ये कहकर गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि आहिल ने गाड़ी आगे दौड़ा ली। दूर घर आई, इसकी हालत बहुत गैर हो रही थी। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? क्यों पसीने आ रहे हैं तुम्हें? आनी ने परेशानी से सवाल किया। नहीं कुछ नहीं, दरअसल पैदल आई हूँ तो इसलिए। इसने फौरी बात बदली। बेटा पक्की बात है? आनी को जैसे तसल्ली नहीं हो रही थी। जी मेरी प्यारी सी आनी, आपकी पक्की बात है। इसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए इनके गले लगते हुए कहा। चलो बेटा आप फ्रेश हो आओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं, सर में दर्द है तो मैं आराम करूंगी। वो इनकी गोद में सर रखे लेट गई। आनी इसके बालों में हाथ फेरने लगी। कैसा गुजरा दिन? अच्छा था, इसने मुख्तसर से जवाब दिया। वो आज होने वाली रुदाद आनी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो बेटा तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं ज़रा काम कर लूँ। वो इसे प्यार करती बाहर चली गई, जबकि तूर सोच में पड़ गई। कैसे वो लड़का आया था और इसकी कलाई थामनी चाहिए थी, लेकिन फिर दूसरे लड़के का आना सब कुछ इसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। इसे इन दोनों लड़कों से वहशत हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह इसका कत्ल कर दे। इन्हीं सोचों में वो जाने कब नींद की वादियों में गुम हो गई। हेलो, कहाँ हो तुम? आहिल अफान ने इसे फ़ोन करते साथ ही सवाल किया। क्यों यार, आज तो प्लीज़ मुझे जूनी से पिक कर लेगा, खैरियत तो है? हाँ यार वो मैं बाद में बताऊँगा, प्लीज़ तू मुझे पिक कर सकता है? ओके मैं आ जाऊँगा। थैंक यू, अफान ने कहते साथ ही फ़ोन कट कर दिया। कल वाला वाक़या इसे अभी तक याद था, मगर दोस्त था तो जानना पड़ना था। इसने अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज़ उठाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। फिर कुछ ही देर में वो यूनी के बाहर था, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आए नहीं अभी तक? आहिल ने फ़ोन उठते साथ ही कहना शुरू कर दिया। यार थोड़ा काम है, वो बस कर लूँ, आधा घंटा लगेगा, तो ऐसा कर अंदर आ जा। मैं कैसे अंदर आ जाऊँ? ज़ाहिरी बात है टांगों से ही चल कर आओगे, अफान ने कहा और फ़ोन काट दिया। आहिल को नाचार अंदर जाना पड़ा, क्योंकि इसका वापस जाने का कोई मूड नहीं था। अभी वो अंदर इंटर हुआ था कि एक और ही दुनिया आबाद थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, जगह जगह लड़के और लड़कियां टोलियों की सूरत में खड़े बातों में मगन थे। ब्लैक शर्ट और पैंट पर सन ग्लासेस लगाए चेहरे पर वही संजीदगी लिए वो क़यामत ढहा रहा था और बहुत सी लड़कियों की नज़र का मरकज़ बना हुआ था। वो आगे बढ़ा, अपने ऊपर नज़रें वो बखूबी महसूस कर सकता था। बगैर किसी की तरफ तवज्जो दिए वहाँ मौजूद ग्राउंड में जाकर बैठ गया और अफान का इंतज़ार करने लगा। अभी वो इधर उधर देख रहा था जब इसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी। वो आज भी सर पर हिजाब की अपने गिर्द काली लंबी चादर लिए हुई थी। चेहरे पर मासूमियत वाज़ेह थी। अपने इर्द गिर्द से बेखबर नजरें झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो चंद पल यूं ही इसे देखता रहा, जाने क्यों वो इसे सबसे अलग लगी थी। बाकी लड़कियों की तरह किसी भी आसाइश से पाक चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। वो खामोशी से बगैर किसी की तरफ देखे ग्राउंड में आकर बैठ गई और वैन का इंतजार करने लगी। अभी वैन के आने में टाइम था। इसने अपने बैग एक किताब निकाली और इसमें महव हो गई। ये जाने बगैर के सामने बैठा शख्स इसके चेहरे पर नजर रखे हुए है। वो किताब पढ़ने में इस कदर महव थी कि इसे पता ही ना चला कि कब वो शख्स आया और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसने नज़रें उठाकर देखा तो चेहरे पर नागवारी छा गई। हेलो, मैंने देखा कि आप हैं तो सोचा कि सलाम ही कर लूं। अगर कोई और इस शख्स को देखता तो यकीन ही ना कर पाता कि ये वही आयल है, लड़कियों से दूर भागने वाला। आज खुद एक लड़की को मुखातिब कर रहा था। कर लिया सलाम, अब आप जा सकते हैं, तूर ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए कहा।
दरअसल मुझे इस दिन के लिए सॉरी कहना था। ये क्या किसी के सामने ना झुकने वाला आज किसी और की गलती पर अपने आप को झुका गया। हाँ सॉरी, बहुत से आप जैसे लोग देखे हैं, पहले गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं, ये जाने बगैर कि इनकी एक गलती से एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तूर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। किसी की एक ना सुनने वाला खामोशी से ये सब सुन गया था। तूर उठी, अपनी बुक बैग में डाली और साइड से होकर गुजरने लगी कि आहिल ने बेख्तियार इसकी कलाई थाम ली। तूर बेख्तियार पलटी और एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। आहिल फटी फटी आंखों से ये मंजर देख और समझने की कोशिश कर रहा था। वहां मौजूद लड़के और लड़कियां अब इनकी जाने मुतवज्जे हो गए थे। शर्म नहीं आती आपको यूं किसी का हाथ पकड़ते हुए? पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वही बेहुदा हरकतें करते हैं। आप जैसे मर्द ही होते हैं जो अपने मुल्क और माशरे को बदनाम करते हैं। यूं किसी का भी बीच रास्ते में हाथ थाम लेना कहाँ की शराफत है? यूं करने से दूसरों की नज़रों में तो आप हीरो बनेंगे, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी नहीं। तुम घटिया हो ये तो मुझे इसी दिन पता चल गया था, लेकिन आज मुझे यकीन भी हो गया है। अब की बार तूर का लहजा ऊंचा हुआ था। सख्ती हनवस बरकरार थी। वो कुछ कहे बिना आगे को बढ़ गई और बाहर निकल गई, जहां मैन खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। स्टूडेंट्स का भीड़ देखकर अफान इस जानिब आया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। आहिल इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। वो भी तूर के पीछे बाहर का निकला और अफान भी इसके पीछे भागा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, यूसुफ के सामने मुझे बेइज्जत किया और मैं चुप रहूंगा, खामोश तमाशाई बनो, सब कुछ देखता और बर्दाश्त करता रहूंगा? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मैं अपनी बेइज्जती का हिसाब ज़रूर लूँगा। ये बात याद रखना। जोर से कलाई थामे आंखों में गुस्सा लिए धाड़ते हुए कहा। जब्त इसके इतना मजबूत थी कि तूर की आंखों से आंसू निकल गए। एक झटके से आहिल ने इसकी कलाई छोड़ी और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर अब वाकई डर गई थी। इसमें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी इसने अपने डिफेंस के लिए। वो शदीद कदम उठाया था, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इसकी एक हरकत इसके साथ क्या कुछ कर सकती है। तूर घर पहुंची। इसकी हालत आगे ही बहुत ख़राब थी, लेकिन इसे धचका तब लगा जब घर पर आनी मौजूद नहीं थी। इसने हर जगह देखा मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आई। वो परेशानी से साथ वाले घर की जाने बढ़ी और जो इनसे जो इन्होंने कहा वो सुनकर इसे लगा जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। इसने रक्षा करवाया और फ़ौरन अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद थी। इसे पता चला था कि आने को बहुत सख्त हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए इन्हें फौरी अस्पताल में एडमिट किया गया था। वो खड़ी डॉक्टर का इंतज़ार कर रही थी कि डॉक्टर थिएटर से बाहर निकले। आप पेशेंट के साथ हैं? इसने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी, तूर बमुश्किल जवाब दिया। सॉरी, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए। अटैक बहुत सेवर था, बचाना बहुत मुश्किल था। वो अल्फाज अदा कर रहे थे और तूर को लग रहा था कि वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो किस तरह वहाँ खड़ी थी ये सिर्फ इसे ही मालूम था। डॉक्टर तो कहकर चला गया, लेकिन तूर वहीं ज़मीन पर ढह सी गई। एक ही तो अपना था इसका इस दुनिया में, वो भी इससे आज इस भरी आरज़ी दुनिया में अकेला छोड़ गया था। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। आज इसे लग रहा था कि इसके जीने का मकसद भी ख़त्म हो गया है। जो दर्द मिला बहुत गहरा है। मुझसे बिछड़ने वाला ही सिर्फ मेरा अपना था, अज खुद। घर में मोहल्ले की कुछ ख़वातीन मौजूद थी। तूर मैयत के सामने बेआवाज़ बैठी रो रही थी और देख रही थी कि यूं अचानक सब कुछ कैसे हो गया। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, इंसान जो कुछ सोचता है वही सब कुछ तो नहीं होता ना। खैर, बाहर से मैयत को लेकर जाने का शोर उठा। तूर अभी भी बेयकीनी से सब कुछ देख रही थी। जैसे यकीन कर रही हो। बेटा हौसला करो बच्चे, एक खातून ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। मर्द आए और मैयत को उठाकर ले गए। तूर उन खातून के गले लाकर फूट फूट कर रो दी, जबकि वो इसे हौसला देती रही। रोते रोते तूर होशो हवास से बेगाना हो गई। इसकी आंख खुली। सर्दी के मौसम में भी इसके चेहरे पर पसीना था, जैसे इसने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। इसने फौरन आनी को आवाज़ दी। इधर उधर नजरें दौड़ाई। कमरा खाली था। यानी वो ख्वाब नहीं था, सच था। इसकी जान से अजीज आनी सचमुच इसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। मेरे गमों को बांटने वाला, जालिम दुनिया से बचाने वाला वो एक शख्स जो कुल कायनात था। मेरे गमों को बांटने वाला, जालिम दुनिया से बचाने वाला वो एक शख्स जो कुल कायनात था, भरी दुनिया में मुझे तन्हा कर गया। अज खुद ए वक्त कुछ ऐसा कर, कुछ देर तो थम जा। मुझ नासमझ इंसान को अभी जालिम दुनिया को पहचानना है। अज खुद
وقت بیت رہا تھا کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ طور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یونی جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو وہ اکثر ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹھی، اپنے حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی طور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک پر فوراً بیٹھی۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا ہے تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ طور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ طور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے؟ خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا اور 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنے۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے جن لمحات میں بول، ادا اور دستخط کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تھی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے، طور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ طور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹنے کے سے انداز میں اوپر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ طور اس سے اس کی سختی کی توقع ہی رکھتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ طور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ چن چن کر بدلہ لوں گا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ طور بستر پر ڈھہ سی گئی۔ وہ لان میں اپنی ہی سوچوں میں ٹہر رہی تھی جب بوا نے اسے آواز دی۔ بیٹا آ جائیں، کھانا کھا لیں، انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے پیچھے ہو لی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بیٹا اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں نہیں بوا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھلا ماؤں کی بات بچوں کو بری لگتی ہیں اور ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوا بھی مسکرا دی اور اسے اس کی خوشیوں کی دعا دینے لگی۔ رات کافی لیٹ آہل گھر آیا تھا۔ طور نے اس کا انتظار کیا، لیکن جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے طور بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کو غصہ آنے لگا۔ اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن طور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ آہل ٹائی کی ناک کھول کر اپنی شرٹس کے اوپر کے 2 بٹنز کھولے اور ریلیکس سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا، لیکن طور بالکل بھی نہیں ہلی۔ اب آہل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور زور سے اسے جھنجھوڑا۔ طور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرا چین برباد ہوا، آہل بڑبڑایا۔ طور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آگے کھانا لاؤں؟ نہیں۔ کافی لاؤں؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں ہے مجھے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے سونا ہے۔ تو آپ سو جائیں، میں نے آپ کو کون سا منع کیا ہے؟ میں نے یہاں بیڈ پر سونا ہے۔ اوف، پورا بیڈ خالی پڑے تو آپ سو جائیں۔ طور جھنجھلائی۔ میں اکیلا سوؤں گا؟ تو میں کہاں سوؤں؟ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے نا، اس پر سو۔ دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پر میں سکون سے سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر طور واپس لیٹنے ہی والی تھی کہ آہل نے اسے زور سے پکڑا۔
मेरे दिमाग मत खाओ और जो कहा है वो करो, वरना तुम जानती हो मुझे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आहिल ने इसके करीब होकर कहा। सिगरेट की स्मेल इसके पास से आ रही थी। तूर फौरन उठी, अपने तकिया और चादर उठाई और सोफे की जानिब बढ़ गई। आहिल भी फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो तूर सोफे पर ही सो रही थी। इसने एक नज़र तूर पर डाली और खामोशी से बेड पर लेट गया। फजर के वक्त तूर की आंख खुली, उठी, वुज़ू बांधा और नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाई। इसकी नज़र सामने लेटे इस जालिम पर पड़ी। या अल्लाह, तूने इन्हें मेरे नसीब में लिख तो दिया, लेकिन जिस कदर ये बाहर से खूबसूरत है इसी तरह इन्हें अंदर से भी खूबसूरत बना दे। अल्लाह तू रहीम है, कुछ भी कर सकता है। मेरे अल्लाह, मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमा। ये कहकर इसने मुंह पर हाथ फेरा और बाहर लॉन में चली गई। इसे ऐसा लग रहा था कि आज काफ़ी अरसे बाद वो खुली फिजा में आई थी। वो वॉक करने लग गई। ये वक्त तो हमेशा से ही इसे बहुत पसंद था। आहिल की आंख खुली, इसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी। वो खाली था। वो एकदम उठ बैठा। इधर उधर देखा, वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम देखा तो वो भी खाली था। अब की बारी से सच में परेशानी ने आ घेरा था। वो बाहर की जाने बढ़ा। किचन लाउंज कहीं पर भी वो नहीं थी। वो बाहर लॉन की जाने बढ़ा तो इसे सामने टहलती हुई नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिल ने सवाल किया। तूर ने इसकी जानिब देखा। वो बगैर जूते के था। वॉक कर रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, अंदर चलो। बीमार होने का इरादा है क्या? इतनी ठंड है, ऊपर से कोई शाल भी नहीं लिए रखी। तूर ने भी यकीनी से इसकी जानिब देखा। रात को तो इसे बिल्कुल ख्याल ना आया था कि वो सो रही थी। जी मैं आती हूँ, आप चले मेरे साथ चलो अभी अंदर। आहिल ने हुक्म चलाया। तूर को नचार इसके पीछे अंदर जाना पड़ा। नहीं तो इसका भी अभी 1 घंटा और वॉक करने की इरादा था। नाश्ता बनाऊँ आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ़्रेश हो आऊँ। जी, वो ये कहकर इसके पास से गुजरने लगी जब आहिल ने इसकी कलाई थामी। सुनो जी। दोनों की आंखें मिली। आहिल ने फ़ौरन आंखें फेर ली। कुछ नहीं, वो ये कहकर ऊपर चला गया जबकि तूर किचन की जानिब बढ़ गई। नाश्ता तैयार था। आहिल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है। कहाँ? तूर ने सवाल किया। आहिल ने इसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी। तूर ने फ़ौरन माजरत की। भला आहिल कहाँ किसको जवाब देता था? फ्रेंड के यहाँ इनवाइटेड हैं, आहिल ने जवाब दिया। तूर को हैरानगी तो हुई मगर इसने जाहिर नहीं की। जी ठीक है। आहिल बाहर की तरफ जाने बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे चल दी। क्या हुआ, कुछ कहना है? आहिल को इसका अपना पीछे आना अजीब लगा। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वो आनी कहती हैं कि अच्छी बीवियाँ अपने शौहर को बाहर तक छोड़ कर आती हैं, आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ? मैं हूँ तो आपकी बीवी ही ना। तूर ने मासूमियत से कहा। आहिल को इस पर इंतहा का प्यार आया। वो हल्का से मुस्कुराया तो मतलब पत्थर दिल पिघलना शुरू हो चुका था। तूर भी मुस्कुरा दी। आहिल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया तूर वहीं खड़ी इसकी राह तकती रही। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आहिल ये कहकर बाहर इस पर नज़र डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। आहिल ये कहकर बगैर इस पर नज़र डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। तूर ने सैंडल्स पहने और कमरे से बाहर निकल गई तो आहिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसकी नज़र अचानक सामने इस पर पड़ी तो मानो पलटना भूल गई। तूर काले और लाल रंग का सूट पहने, साथ में इसका हमरंग हिजाब, हल्का हल्का मेकअप किए बहुत हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में इसका चेहरा मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। आहिल ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था। वो भी क़यामत ढा रहा था। चलें? तूर ने इसे कहा जो कि अपने ख्यालों में गुम था। हाँ, आहिल गड़बड़ाया। तूर ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। वो अभी भी इसी पोजीशन में खड़ा था। बैठेंगे तभी जाएंगे ना? हाँ तुम बैठो, आप दरवाजे के आगे खड़े हैं, मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ? आहिल हैरान और शर्मिंदा हुआ। भला इसे क्या हो गया था? वो पीछे हुआ और दरवाज़ा खोलकर तूर को बैठने का कहा। तूर बैठी। वो अभी भी इसको समझने से कासिर थी। कभी वो इसका बहुत ख्याल रखता और कभी इस तरह बेखबर हो जाता जैसे जानता ही ना हो। कभी इस कदर जालिम। उफ। आहिल भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। इस शख्स के कितने रूप थे, एक वो जाने एक रब जाने। आज खुद घर आ चुका था। बाहर गाड़ियों की कतार से ऐसे मालूम होता था जैसे काफ़ी लोग हों। आहिल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। फिर घूमकर दूसरी तरफ आया और तूर की जानिब का दरवाज़ा खोला। तूर शाक थी। या अल्लाह, क्या है ये बंदा? वो बस सोच कर रह गई। तूर बाहर निकली मगर जाने कैसे इसका पाँव फिसला। इससे पहले वो गिरती, आहिल ने इसे थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस कदर मोहब्बत थी आहिल के लेजे में। तूर की बीट मिस हुई। फ़ौरन संभली। थैंक यू ये कहकर वो आगे की जानिब बढ़ गई क्योंकि इसे अपना वहाँ खड़ा रहना दुश्वार लग रहा था। आहिल इसकी कैफियत जान चुका था। मुस्कुराया और इसके पीछे चल दिया। ब्रो कितनी देर कर दी आने में? अफ़ान ने खफकीस कहा लेकिन
ठटका जब आहिल के पीछे अंदर आने वाली शख्सियत को देखा। ये तो वही है, हाँ ये मेरी बीवी है। आहिल ने इसकी बात काटी। व्हाट, तुम्हारी बीवी? अफान को जैसे धचका लगा। तूर भी इसे देख चुकी थी। इसके चेहरे पर नागवारी वाज़ेह थी। मैंने कोई शोशा तो नहीं छोड़ा जो तुम इतने हैरान हो रहे हो? आहिल ने इसे देखते हुए कहा। नो आई मीन बीवी, इतनी जल्दी शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? बस हालात ही कुछ ऐसे थे, आहिल ने जवाब दिया। तूर का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। तूर अपनी ही सोचों में मगन आहिल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रांस से तब बाहर निकली जब सामने एक लड़की को बैठा देखा। हाय नेम सालिया, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तूर, इसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू तूर, इसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, तूर भी मुस्कुराई। मैं अफान की फ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं हमारी और जल्द ही शादी होने वाली है हमारी, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत बातूनी लग रही थी। सॉरी, लेकिन आपको मैंने पहली बार देखा है। जी मैं आहिल की वाइफ हूँ, इसने धीमे लहजे में कहा। व्हाट, आहिल की वाइफ? ओ माय गॉड, आहिल ने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? किस कदर मेसना है, इसने हैरानगी से कहा। इसके लहजे और हैरानगी से लग रहा था जैसे वो आहिल को जानती थी। तूर इसकी जानिब मुतवज्जह थी। तूर को अपनी तरफ देखता पाकर इसने वजाहत दी। एक्चुअली मैं 2-3 बार ही मिली हूँ आहिल से। ही इज़ अ नाइस गाय और हैंडसम भी बहुत है, इसने हंसते हुए कहा। तूर बस मुस्कुरा कर रह गई। वो बातें कर रही थी। ये कहा जा सकता था कि आलिया बोलने और तूर सुनने में मगन थी जब आहिल और अफान वहाँ आए। यार आहिल, तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? दैट्स नॉट फेयर, आलिया ने गिला किया। हाँ हाँ, बस क्या बताऊँ, इसने तूर को एक हाथ से अपने करीब करते हुए कहा। तूर आगे ही इसका रवैया समझने से कासिर थी, मगर ये हरकत देखकर कांप उठी। ओहो, लगता है मामला ज़्यादा ख़राब है, अफान ने शरारत से कहा, जबकि तूर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सबका कहका फ़ज़ा में गूंजा। चलो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, आहिल ने कहा। अफान इसे छोड़ने गेट तक गया। तूर इससे कुछ फासले पर चल रही थी। शुक्र है तुमने इसे आई मीन इन्हें माफ़ कर दिया। क्या मतलब वो सब जो जूनी में हुआ था, अफान ने वजाहत दी। आहिल खामोश रहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे बढ़ गई। भाभी आई एम सॉरी, इस हरकत के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अफान सच में शर्मिंदा लग रहा था। इट्स ओके, तूर ने मुख्तसर से जवाब दिया। थैंक यू सो मच, अफान मुस्कुराया। तूर भी मुस्कुरा दी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। आहिल ने इसके बैठते साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहिल घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया। तूर ने अपना हिजाब खोला और किचन की जानिब बढ़ गई और कॉफ़ी तैयार करने लगी, क्योंकि आहिल को सोने से पहले कॉफ़ी पीने की आदत थी। कॉफ़ी बनाकर वो भी रूम की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो आहिल सोफे पर लेटने के से अंदाज में बैठा हुआ था। दाएं हाथ में सिगरेट थामे बाएं हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठे से सर को मसर रहा था। कॉफ़ी तूर के कहने पर इसने आंखें खोली। इसकी आंखें इस वक्त लाल थी। आहिल ने इसके हाथ से मग थाम कर टेबल पर रखा। तूर आगे बढ़ने लगी। रुको, आहिल ने गुस्से से कहा। वो इस वक्त कोई और ही आहिल लग रहा था। तूर ने इसकी जानिब देखा। यहाँ बैठो। तूर को इसकी लाल अंगारा आंखों से सही माना में खौफ महसूस हो रहा था। तूर वहीं खड़ी रही। एक बार समझ नहीं आती तुम्हें? आहिल धाड़ा। तूर फौरन वहां बैठ गई। आहिल ने इसका हाथ थामा। इस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? आहिल वाकई अपने हवास में नहीं लग रहा था। देखें प्लीज मेरा हाथ, तूर ने घबराते हुए कहा। खामोश, बिल्कुल खामोश, आहिल ने इसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। वो इस वक्त इसके बहुत नज़दीक था। आहिल ने काफ़ी का मग थामा। इससे पहले कि वो काफ़ी इसके हाथ पर डालता, तूर ने इसे धक्का दिया और भागकर कमरे से बाहर निकल गई। आहिल वापस अपने हवास में आया। ओ माय गॉड, ये मैं क्या करने वाला था? इसने अपने सर पर हाथ फेरा। गुस्से से काफ़ी का मग दीवार पर दे मारा। गुस्सा इस कदर था कि घटने का नाम नहीं ले रहा था। हाथ की मुट्ठी बनाई और सामने टेबल पर दे मारी। टेबल कुर्सियों की सूरत में इधर उधर बिखर गया। आहिल के हाथ से खून बहने लगा। वो इसकी परवाह किए बगैर कमरे से बाहर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। तूर भागकर नीचे कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इसकी सांसें फूल रही थी। इसने कमरे का दरवाजा बंद किया। इसके साथ टेक लगाकर घुटनों पर सर रखे आंसू बहाने लगी। वो आहिल से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रखती थी। इस तरह रोते रोते जाने कब वो नींद की वादियों में गुम हो गई। सारी रात आहिल ने सिगरेट फूंकते हुए गुजारी। वो परेशानी में सिगरेट फूंकता था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ये हरकत भी कर सकता है। वो सारी रात अपने आप को कोसता रहा। इस तरह रात ढल गई। एक हफ्ता गुजर चुका था। तूर इस हरकत के बाद से आहिल के सामने नहीं आई थी। आहिल के जाने से पहले वो नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में चली जाती और उसके आने से पहले ही सारा काम ख़त्म करके अंदर चली जाती।
सुबह ऑफिस टाइम आहिल तैयार होकर नीचे आया, मगर इसे तूर कहीं भी नजर नहीं आई। वो किचन में गया तो सामने नाश्ता पड़ा हुआ था। इसने गुस्से से नाश्ते को घूरा, बगैर नाश्ते को हाथ लगाए वो बाहर चला गया। ऑफिस में वो सारा वक्त इससे ही सोचता रहा। न काम में दिल लग रहा था और ना ही कहीं और। इसने गुस्से से कीज उठाई और बाहर निकल गया। इसका रुख अब घर की जानिब था। तूर बुआ को काम बताकर बाहर लॉन में टहल रही थी। दरवाज़ा खुला और आहिल की कार गैराज में दाखिल हुई। तूर हैरान हुई, ये वक्त तो आहिल के आने का नहीं था। इससे पहले कि वो अंदर बढ़ती आहिल इस तक पहुंच चुका था। तूर वहां से गुजरने लगी जब आहिल ने इसे थामा। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? आहिल गुस्से से बोला। क्या? तूर ने इसकी जानिब देखा। यही जो तुम सब कर रही हो, मेरे आने से पहले और जाने से पहले कमरे में चले जाना और अलग कमरे में बंद हो जाना, क्या क्या है ये सब? हाँ, आहिल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तूर ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया। और ये जो आप बात बात पर हाथ थाम लेते हैं, ये तूर बिल्कुल भी वही वाली नहीं लग रही थी। आहिल ने फिर भी इसका हाथ थामे रखा। तो क्या हुआ? तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ जानती हूँ, शोर हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तूर ने तल्खिया लहजे में कहा। अपना हाथ छुड़वाया और अंदर की जानिब बढ़ गई। आहिल जबकि वहीं खड़ा इसकी राह तकता रहा। तुम जो नाराज हो, यूं लगे सारी दुनिया वीरान है हो। आज खुद अभी आहिल तूर का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई थी। भला मैं क्यों इसका इंतजार कर रहा हूँ? शायद तो तुम्हें इसकी आदत हो गई है, लेकिन मैं तो इससे नफरत करता हूँ। मुझे क्यों इसकी आदत हो गई? नफरत नहीं, तुमने तो पहली नज़र में ही इसे पसंद कर लिया था, इसे अपना मान लिया था। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मेरी अना को ठेस पहुँचाई। नहीं, तुमने भी तो इससे बदला ले लिया, इस कदर तकलीफ दी इसको। नहीं, अभी मेरा बदला नहीं पूरा हो रहा। मैं भी सबके सामने इसे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ। किस बात की माफ़ी? सबके सामने थप्पड़ मारने की? तो क्या जो तुमने किया था वो सही था? एक ना महरम होकर इसे छुआ था। अब की बार खामोशी रही, फिर जवाब आया। लेकिन नहीं, मैं इसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ये बेचैनी कैसी? क्यों इसका इंतज़ार कर रहे हो जबकि तुम नफरत करते हो इससे? नहीं तो मैं तो नहीं कर रहा इंतज़ार। क्यों सच्चाई से मुंह फेर रहे हो? मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई? नहीं, मैं क्यों भला इसके सामने झुकूं? भला इसमें झुकने की क्या बात है? इसने तो कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे पसंद करती हैं। तुमने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या ये शिद्दत नफ़रत शिद्दत मोहब्बत में बदल गई हैं? हाँ, तुम जिस कदर इससे दूर भाग रहे हो, इस कदर तुम्हारे करीब आ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम बदला लेने की खातिर इस कदर आगे बढ़ गए कि बदले की जगह मोहब्बत ने दिल में बसेरा कर लिया। लेकिन अब मैं कैसे इसे बताऊं कि मुझे इससे मोहब्बत है? इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर मुख्तसर से जवाब आया। लेकिन मैं इसे कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी मोहब्बत का इजहार करके। दिलो दिमाग की जंग में आखिर दिमाग को मात मिली और दिल ने तूर की मोहब्बत को अपने अंदर फिर से उजागर किया। यूँ तो मोहब्बत पहले ही दिल में आम बसी थी, लेकिन दिमाग ने इसे धुंधला कर डाला था। इसे नफरत तू ऐसा कर, कहीं दूर भाग जा। मोहब्बत ने अपने कदम जमा लिए हैं। आज खुद उठो, कमरे में चलो। आहिल तूर के कमरे में दाखिल हुआ और संजीदगी से कहा। कमरे में ही तो हूँ, तूर ने सादा लहजे में जवाब दिया। जानता हूँ कमरे में हो, लेकिन हमारे कमरे में चलो। मैं नहीं जाऊंगी, आप फिर मेरे साथ बुरा सलूक करेंगे, तूर ने संजीदगी से कहा। देखो, मैं आराम से कह रहा हूँ, चलो, वरना मैं सख्ती से पेश आऊँगा। अब की बार लहजा मजीद संजीदा हुआ था। तूर की आंखें नम हुई। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आहिल परेशान हुआ और उसके पास बैठते हुए सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं जाना, आप बहुत अजीब हैं। कभी डांटते हैं तो कभी ज़ख्म देते हैं, फिर खुद ही इसकी मरहम करते हैं, और कभी इस तरह पेश आते हैं कि आप बहुत मोहब्बत है आपको मुझसे, और फिर कभी कॉफ़ी फेंकने लगते हैं। अजीब। तूर बच्चों की तरह उंगली पर इससे इसके किए गए सारे कारनामे गंवा रही थी। आहिल इसकी इस हरकत पर खिलखिलाकर हंस दिया। क्या देखा, अब आप हंस रहे हैं? उफ अल्लाह, तूर के रोने में शिद्दत आई। ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं हंसता, पक्का। आहिल ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। ये लड़की वाकई सबसे मुख्तलिफ थी, आहिल ने सोचा। इधर देखो, आहिल ने इसकी थोड़ी सी इसके चेहरे का रुख अपनी जानिब किया। कमरे में चलो, मैं नहीं कुछ कहूँगा। आहिल ने अब की बार प्यार से कहा। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सच में कुछ नहीं कहूँगा, बेशक चल कर देख लो, आहिल ने इसके लहजे में कहा। अभी वो बात कर रहे थे कि लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। तूर ने बेख्तियार आहिल का बाजू थाम लिया। ठीक है तूर, अगर तुमने यही सोना है तो सो जाओ, मैं चला जाता हूँ। आहिल जानता था कि तूर अंधेरे में डरती हैं, इसलिए जान कर बोला। नहीं तो किसने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी? मैं जाऊँगी आपके साथ, और अभी जाऊँगी। तूर ने फौरन उठते हुए कहा कि आहिल इसकी ये हरकत देखकर मुस्कुरा दी और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे हो ली। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? आहिल ने इसे सोफे की जानिब बढ़ता देख कर कहा। सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ बेड पर सो। तो क्या आप सोफे पर सोएंगे? तूर ने सवाल किया। नहीं तो मैं भी बेड पर ही सोऊंगा।
لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں اکیلا سوؤں گا۔ تور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے سوال کیا۔ ہاں لیکن وہ تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا تم سے نفرت، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تو مجھے بری لگتی تھی، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری؟ تور نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو؟ آخر کار تم نے مجھے ہرا ہی دیا۔ اف، کیا بولے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تور کی سمجھ میں واقعہ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ تور، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی ہے، مگر دل میں نہیں بنا سکتی۔ لیکن میں غلط تھا، تم نے نہ صرف اس کمرے میں بلکہ میرے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ آج اہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج سے اہل تمہارا ہے، آہل نے تور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ تور اس کے اظہار پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ نے اس کے دل میں تور کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں، اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔ ختم شد۔ انٹرسٹنگ رہا تھا شارٹ سا ناول۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ زبردست کے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔